हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है नेटवर्किंग ट्यूटोरियल। सो गाइस बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर करने वाला हूं दैट इज ओएसआई मॉडल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू यू गाइस। सो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। सो गाइस ओएसआई मॉडल को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा लाइक कॉन्सेप्ट में डिस्कस करते हुए चलूंगा, दैट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल। सो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं गाइस? प्रोटोकॉल्स, these are the set of rules that governs how the two devices will communicate to each other in a network. Fine? या आप ऐसा कह लीजिए कि आपके जो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं ये कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट से जैसे आपको अगर एक पर्टिकुलर सोर्स से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाना है, सो आप क्या करेंगे? आपने कुछ रूल डिसाइड किए होंगे या कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होंगे जिनको आप फॉलो करेंगे, राइट? रूल्स लाइक जैसे कि आप घर से निकलते हैं तो आपको लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, कहाँ से आपको बस मिलेगी, कहाँ से आपको ऑटो मिलेगा, कहाँ से आपको मेट्रो लेनी है, फाइन, और कौन सी मेट्रो लेनी है। ऐसा तो नहीं कि लाइक मुझे जो मेट्रो लेनी है, मैं मेट्रो स्टेशन पे गया, मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेना है और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जा रहा हूं। सो दीज आर दी प्री डिफाइंड रूल्स, फाइन। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तभी आप एक पर्टिकुलर सोर्स से एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को रीच कर पाओगे। इन द सेम मैनर हियर इन नेटवर्किंग, अगर दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना है तो उनके लिए जो प्री डिफाइंड रूल्स हैं, जो सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए गए हैं, वो यूज होते हैं कम्युनिकेशन के दौरान। फाइन, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कम्युनिकेशन चाहिए, बात करेंगे उसकी। किस टाइप का कम्युनिकेशन का मतलब कि आपको वेबसाइट एक्सेस करना है, आपको किसी सामने वाले डिवाइस से फाइल डाउनलोड करना है या उस पर अपलोड करना है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। फाइन, दीज आर दी सेट ऑफ रूल्स। सो आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, कह रहा है कि इट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन डिवाइसेस लाइक सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट हो सकते हैं, हार्डवेयर या बोथ। फाइन, और हर एक प्रोटोकॉल के अपने अलग अलग फंक्शंस होंगे, उनका जो फॉर्मेट भी होगा, राइट, हेडर का जो फॉर्मेट होगा वो भी अलग होगा और उनके रूल्स भी अलग होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस करना हो, सो वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल होगा दैट इज HTTP और HTTPS। अगर यहीं पे मैं कहूं कि मुझे किसी सामने वाली डिवाइस का लेट्स से कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करना है, सो उसके लिए जो मैं प्रोटोकॉल यूज करूंगा लाइक टेलनेट और SSH। फाइन, सो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो होंगे उनका डिफरेंट फंक्शन होगा। जैसे HTTP का फंक्शन क्या है? अगर आप वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हो तो आप HTTP यूज करते हो। उसी तरीके से अगर आपको किसी सामने वाली डिवाइस का कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस करना है तो आप टेलनेट करोगे या SSH करोगे। सो अलग अलग प्रोटोकॉल्स के अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। देयर आर सो मेनी प्रोटोकॉल्स, फाइन, उनका अपना अलग अलग फॉर्मेट भी होगा और उनके जो प्री डिफाइंड रूल्स भी होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि HTTP और टेलनेट, सो दोनों के रूल्स अलग अलग होंगे। फाइन, ओके, सो दीज आर दी प्रोटोकॉल्स SSL, FTP, TCP, POP, HTTP, SMTP। सो एक एक करके देखेंगे प्रोटोकॉल्स के बारे में। अब बात करते हैं इंटर नेटवर्किंग की। सो दैट मींस इंटर नेटवर्किंग मतलब जैसे अगर हम दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और उनके बीच कम्युनिकेशन चाहते हैं, फाइन, दैट इज इंटर नेटवर्किंग। अब इंटर नेटवर्किंग में क्या है, कह रहा है कि इंटर नेटवर्किंग प्रेजेंट चैलेंजेस इंटर ऑपरेटिंग बिटवीन प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स रिक्वायर्स कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटोकॉल सेट। आप ऐसा कह लीजिए कि जैसे इंटर नेटवर्किंग, हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट लाइक नेटवर्क्स हैं, ठीक है। लेट से जैसे ये नेटवर्क ए है और यहाँ पे नेटवर्क बी है। अब ऐसा मान लेते हैं कि डिफरेंट वेंडर्स हैं, लाइक एक आपका हो गया एप्पल और दूसरा है IBM, फाइन। तो एप्पल ने अपने जो है कि सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए होंगे
और आईबीएम ने अपने सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किए होंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो नेटवर्क ए है, यहाँ पे सारी की सारी डिवाइसेस अगर हम एप्पल की यूज करते हैं, फाइन, तो सारी जो डिवाइसेस होंगी वो एक दूसरे के द्वारा जो अंडरस्टैंड किए जाने वाले रूल्स है उनको समझ पा रही होंगी। यानी इनके लिए आपस में एक दूसरे के लिए क्या होगा, कॉमन रूल्स या कॉमन सेट ऑफ रूल्स या प्रोटोकॉल्स, फाइन। सो ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी। इसी तरीके से लेट से आपका नेटवर्क बी है, यहां पर मान लीजिए आपके ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम है जो कि आईबीएम के हैं। अब आईबीएम के जो सिस्टम है वो आईबीएम के द्वारा बनाए गए सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, तो इनके बीच आपस में कम्युनिकेशन होगा। लेकिन प्रॉब्लम कब थी, जब हम इन दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करें, यानी इंटरनेटवर्किंग करें, फाइन। अब आप इसको ऐसे समझिए कि दो बंदे हैं, एक को एक लैंग्वेज आती है, लेट्स से उसको हिंदी आती है, दूसरे को दूसरी लैंग्वेज आती है, लेट्स से उसको उर्दू आती है, फाइन। अब इनके बीच, या अरेबिक ले लीजिए, फाइन, इनके बीच कम्युनिकेशन कैसे होगा, फाइन, क्योंकि दोनों तो दो डिफरेंट लैंग्वेज को समझते हैं। जो हिंदी समझने वाला बंदा है या बोलने वाला बंदा है वो हिंदी जो बोलने वाले बंदे उन्हीं के साथ बात कर पाएगा, और जो अरेबिक बोलने वाला बंदा है वो जो अरेबिक बोलने वाले हैं उन्हीं के साथ ये जो है कि कम्युनिकेट कर पाएगा। चैलेंज कब है, जब इनको आपस में कम्युनिकेट करना हो। कुछ ऐसा ही था पहले जब कंप्यूटर नेटवर्क को डेवलप किया गया था। सो इसी टाइप के चैलेंजेस थे कि दो डिफरेंट वेंडर्स जो हैं वो दो डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, और या बनाए उन्होंने अपने डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बनाए, और डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने के लिए, मतलब उनके जो डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं वो उन्हीं डिवाइसेस जो उनके द्वारा मैन्युफैक्चर की गई हैं उन्हीं के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं या किए जाते थे, राइट। जैसे एप्पल ने अपने सेट ऑफ रूल्स बना दिए, तो जो एप्पल की डिवाइसेस हैं वो उस पर काम कर रही हैं। आईबीएम ने अपने सेट ऑफ रूल्स बना दिए, ये आईबीएम की डिवाइसेस पे काम कर रही हैं। प्रॉब्लम कब थी, जब इनको आपस में कम्युनिकेट किया जाए। या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि अगर आपको एक नेटवर्क बनाना है जहां पे कि मल्टीपल डिवाइसेस हैं, राउट लेट्स से प्रिंटर और बहुत सारी डिवाइसेस है। प्रॉब्लम क्या थी कि आपको एक पर्टिकुलर नेटवर्क में एक ही वेंडर की डिवाइस को रखना पड़ेगा। अदरवाइज चैलेंजिंग पार्ट क्या था कि अगर हम दो डिफरेंट वेंडर की डिवाइसेस को रखते थे तो उनके बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों दो डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स पे वर्क करती थी, फाइन। तो ये एक चैलेंज था पहले, फाइन। इंटरनेटवर्किंग जो है कि एक तरीके का चैलेंज था। सो बात करेंगे इसी चैलेंज को लेकर कि ऐसा क्या था। मतलब अभी आप जैसे देखते हैं आपका लेट्स से आपका लैपटॉप किसी अदर वेंडर का है, फाइन, असेंबल किसी और ने किया, चिपसेट किसी और का है, रैम किसी और वेंडर का है, वाईफाई कार्ड लगाया है वो किसी और वेंडर का है, इस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी और वेंडर का है, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेसर इंटेल का है, ठीक है। वाईफाई कार्ड जो है कि वो लेट्स से नेटगियर या किसी अदर वेंडर का है। सो ये आपस में कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं। हम दो डिवाइसेस की बात तो बाद में करेंगे, अगर मैं एक ही डिवाइस की बात करूं तो एक ही डिवाइस में ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स की के लाइक आप कह लीजिए कंपोनेंट्स लगे हुए हैं जिससे कि आपका ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन रहा है। ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करें, और अगर आपका एक सिस्टम है लेट्स से मैकबुक है वो किसी और सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, फाइन। सो ये जो चैलेंज था इस पे काम किया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, फाइन। तो इसने क्या कहा कि भाई सब लोग अपने अपने लेट्स से स्टैंडर्ड यूज ना करके या सेट ऑफ रूल्स यूज ना करके मैं उन सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूं। वो सारे लोग जो है कि उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स या आप कह लीजिए स्टैंडर्ड को यूज करें। अब ऐसा कुछ है जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि ये नेटवर्क ए नेटवर्क बी है ना। सो नेटवर्क ए में लेट से हो सकता है सारी एप्पल की डिवाइसेस हैं, नेटवर्क बी जो है यहाँ पे सारी आईबीएम की डिवाइसेस हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि नेटवर्क ए में कुछ एप्पल की भी डिवाइसेस हैं, आईबीएम की भी डिवाइसेस हैं। अब ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, तो इसके पीछे जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ओएसआई मॉडल का है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आईएसओ ने मतलब ओएसआई को आईएसओ ने डेवलप किया, आईएसओ को
या आईएसओ के द्वारा ओएसआई मॉडल को डेवलप करने का मेन पर्पस क्या था कि जो डिफरेंट, ये जो मोनोपोली है, राइट, वो खत्म हो। जो डिफरेंट वेंडर्स हैं, उनकी जो डिवाइसेस हैं, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। अदरवाइज क्या था, जैसे हम इंटरनेट देखते हैं, सो इंटरनेट पॉसिबल ही नहीं होता अगर ऐसा होता कि एक पर्टिकुलर जो वेंडर की डिवाइसेस हैं वो उसी वेंडर की डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट करेंगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, लाइक आप ऐसा समझ लीजिए कि वो वेंडर स्पेसिफिक डिवाइस को ही यूज कर पाता। फिर अगर दो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करना है, देन दैट वाज द चैलेंज। सो ओएसआई ने इस चैलेंज को खत्म किया। ठीक है, तो ओएसआई क्या है, एक कॉमन स्टैंडर्ड, या आईएसओ ने एक कॉमन स्टैंडर्ड बना दिया। उसने बोला कि भाई अगर डिफरेंट वेंडर्स की डिवाइसेस को भी अगर आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए और वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। और वो कॉमन प्लेटफॉर्म कौन सा है, ओएसआई। ठीक है, अब देखिए दो अलग अलग वेंडर है ना, मान लीजिए आपका एप्पल है, ठीक है, आईबीएम है, ठीक है, दोनों ही एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गए, दैट इज ओएसआई। यानी एप्पल भी ओएसआई को ही फॉलो कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, और आईबीएम भी उसी को सपोर्ट कर रहा है। अब दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेट्स से एक ही वेंडर की डिवाइसेस लगेंगी। आप कोई भी डिवाइस लगा लो, हर कोई डिवाइस एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। फाइन, ओके। सो ये तो रही बात ओएसआई की। तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं ओएसआई के बारे में। सो देखिए, ये वही सारी चीजें कि ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये क्या है, एक रेफरेंस मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है how the information from a software application in one computer moves through a physical medium to the software application in another computer। अब आप इसको एक तरीके से ऐसे भी सोचिए। चलिए, एक तो मैंने जो आपको बता दिया कि कुछ इस तरीके से मैंने बताया, समझाने की कोशिश की कि ओएसआई मॉडल एक कॉमन स्टैंडर्ड है, या एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ओपन है सबके लिए, और उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आके सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। यानी जो सारे का मतलब जो डिफरेंट वेंडर के डिवाइसेस हैं। ठीक है, अब एक चीज और कि आप सोचिए कि आप अपने सिस्टम पे एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, फाइन, और लेट्स से एक कोई सेंडर है, वो एक एप्लीकेशन यूज कर रहा है, और दूसरे एंड पे भी कोई दूसरा रिसीवर है जो एप्लीकेशन यूज कर रहा है। अब यहां से जो सेंडर है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करते हुए कोई इंफॉर्मेशन भेजता है और रिसीवर को रिसीव होता है। तो अब एप्लीकेशन से इंफॉर्मेशन किस तरीके से मूव होते हुए फिजिकल मीडिया पे जाती है, और फिजिकल मीडिया से मूव करते हुए वो जो है कि रिसीवर के एप्लीकेशन तक आती है। फाइन, ये कौन डिस्क्राइब करता है, इसी को डिस्क्राइब किया गया है ओएसआई मॉडल में। फाइन, तो देखते हैं कि ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल है, क्या क्या होता है। जनरली नॉर्मल यूजर को क्या लगता है कि भाई सेंडर ने सेंड किया और रिसीवर ने रिसीव कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंडर सेंड करता है और रिसीवर के रिसीव करने तक, सेंडर के सेंड करने से रिसीवर के रिसीव करने तक उस डेटा के साथ बहुत कुछ होता है। आप इसको ऐसे समझिए, लेट से अगर आप कुछ भेजना चाहते हो किसी दूसरे अपने किसी फ्रेंड को, कुछ लेट से कोई गिफ्ट है या कुछ भी, तो आप क्या करते हो, आप उसको कुरियर करते हो। अब आपने कुरियर किया, अब वो जो कुरियर एजेंसी है वो भी उसके साथ अपने कुछ प्रोसेस फॉलो करेगी। फाइन, फिर उसके बाद और भी कई सारे प्रोसेस या कई सारे स्टेप्स से होते हुए वो जो आपका जो गिफ्ट है वो आपके फ्रेंड्स तक पहुंचता है। फाइन, तो नॉर्मली एक एंड यूजर को क्या चाहिए, एक ने सेंड किया दूसरे ने रिसीव कर लिया, दैट्स इट। लेकिन बीच में काफी सारा कुछ परफॉर्म हो रहा होता है उस कुरियर उस पर्टिकुलर डेटा के साथ। फाइन, सो यही डिस्क्राइब करता है आपका ओएसआई मॉडल। फाइन, सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, दैट इज ओएसआई मॉडल। फाइन,
सो OSI मॉडल जो बेसिकली है एक लेयर्ड अप्रोच है गाइज, 7 लेयर्स है इसमें। लेयर्ड अप्रोच में क्या है कि यानी जो कंप्लीट आपका फंक्शन है कि एक सेंडर डेटा ट्रांसमिट करता है और रिसीवर रिसीव करता है, तो सेंडर के द्वारा डेटा ट्रांसमिट करने और उसको मीडिया पे प्लेस करने, और फिर रिसीवर के एंड पे जब डेटा जब मीडिया पे रिसीव होता है, वहां से होते हुए उसके एंड यानी रिसीवर के एप्लीकेशन तक आने में जितना भी प्रोसेस होता है, उसको एक लेयर्ड अप्रोच के द्वारा OSI मॉडल में डिफाइन किया गया है। फाइन, यानी आप कह लीजिए कि नेटवर्क के जो सारे फंक्शंस हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है, और वो जो एक एक कैटेगरी बनती है उन्हीं को एक लेयर से यहाँ पे डिफाइन किया गया है या इंडिकेट किया गया है। OSI मॉडल पे एक्चुअली इस तरीके के ओपन स्टैंडर्ड मॉडल पे ISO ने काम करना स्टार्ट कर दिया था आई थिंक 1970 में, और जो फाइनली इन्होंने जो OSI मॉडल को डेवलप किया वो 1984 में, यानी अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि इस प्रोजेक्ट पे 14 इयर्स तक काम हुआ, उसके बाद जो है कि इसको फाइनलाइज किया गया। फाइन, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगा है इसको डेवलप करने में, तो समझने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, बट ठीक है, आई एम देयर। सो OSI मॉडल अभी आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है, प्रैक्टिकल मॉडल तो TCP/IP मॉडल है। बट यस, अगर आपको नेटवर्क के फंक्शन को समझना है, फाइन, डेटा रिसीवर सेंडर ने सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया, अगर आपको कंप्लीट फंक्शन समझना है, सो OSI मॉडल इज देयर दैट विल हेल्प यू आउट। फाइन, OSI मॉडल ही हेल्प करेगी, बाकी TCP/IP मॉडल जो प्रैक्टिकल मॉडल है बात करेंगे उसके बारे में। फाइन, वो तो एक तरीके से प्रैक्टिकल मॉडल है, यानी जो एक्चुअली चल रहा है अभी। फाइन, अब ये जो लेयर्स हैं गाइस, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है। तो यूजर के एंड से अगर आप लेयर्स को देखोगे तो ये सबसे पहली लेयर एप्लीकेशन होती है, देन सेंडर के एंड से इस तरीके से, और रिसीवर के एंड पे सबसे पहली लेयर जब डेटा हिट करता है वो फिजिकल लेयर पे हिट करता है, फिर डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। तो आइए देखते हैं इन सारी लेयर्स के बारे में, जानते हैं कि हर एक लेयर के द्वारा क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। गाइस, इन लेयर्स को याद करने का एक सीक्वेंस में कई सारे तरीके हैं, जिसमें से ये मेरा तरीका है, आज फिर से टॉमी ने दूध पिया। फाइन, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। फाइन, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो और इसको मेमोराइज कर सकते हो। सो आइए बात करते हैं हर एक लेयर के बारे में। सो मैं यहाँ पे बेसिकली जो एक एक लेयर को डिस्क्राइब करूंगा वो सेंडर की तरफ से, यानी यहां से। फाइन, तो देखिए, सो फ्रॉम सेंडर साइड द फर्स्ट लेयर इज, वैसे तो ये इसको 7th लेयर बोला जाता है। फाइन, बट अगर सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब सेंडर लाइक नेटवर्क में रिसोर्सेज को एक्सेस करता है, तो जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज एप्लीकेशन लेयर, जिसके साथ वो इंटरैक्ट करता है। फाइन, अब इस लेयर का बेसिकली काम क्या है, देखिए आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझिए कि आपने वेब ब्राउजर ओपन किया। फाइन, अब आपको फेसबुक एक्सेस करना है या किसी वेबसाइट को एक्सेस करना है। सो वेब ब्राउजर, लेट्स से गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स, ये तो हो गई आपकी एप्लीकेशन। फाइन, ये हो गई आपकी एप्लीकेशन। अब ये जो एप्लीकेशन है ये आगे काम कैसे कर रही है, यानी नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है। सो एक्चुअली होता क्या है कि एप्लीकेशन लेयर होती है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करती है बिटवीन यूजर, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। फाइन, ये बेसिकली काम होता है एप्लीकेशन लेयर का। फाइन, तो एप्लीकेशन लेयर ने इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया किसके बीच में, यूजर, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क रिसोर्सेज के बीच में। अब यूजर को अलाउ करती है एप्लीकेशन लेयर कि ठीक है वो नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज करते हुए फर्दर वो कम्युनिकेट कर सके। फाइन, सो जैसे आपने वेब ब्राउजर एक्सेस किया, अब आपको वेबसाइट एक्सेस करना है, आपने यूआरएल में जाके एक एड्रेस एंटर कर दिया किसी वेबसाइट का। सो ऐसा नहीं कि आपने एड्रेस एंटर कर दिया तो आपका जो ब्राउजर है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा होगा उस सर्वर के साथ, नहीं।
एक्चुअली उस ब्राउजर यानी इस एप्लीकेशन को एक इंटरफेस चाहिए जिसके थ्रू वो नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज करते हुए उस वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर पाए। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर। सो जैसा कि मैंने बताया था अभी कि कुछ प्रोटोकॉल्स जो कि प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कराते हैं बिटवीन टू डिवाइसेस। तो यहां पे बेसिकली जो प्रोटोकॉल एक आएगा पिक्चर में, लेट्स से HTTP, ठीक है। सो आपका जो ब्राउजर है वो इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को यूज करते हुए यानी इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल की हेल्प से ही नेटवर्क में जो है कि नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज करते हुए आगे कम्युनिकेट कर पा रहा है। अगर मैं कहूं कि HTTP ना हो, यानी ये आपका जो ब्राउजर है, ठीक है, यानी ये जो आपकी एप्लीकेशन है ये वेबसाइट को या वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। सो एक्चुअली दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर, यानी ये जो एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल है ना, जिसके थ्रू एप्लीकेशन लेयर ने इस एप्लीकेशन को सर्व किया, दैट इज HTTP। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्लीकेशन लेयर की कि एप्लीकेशन लेयर ने एक प्रोटोकॉल के द्वारा एप्लीकेशन को सर्व कर दिया कि ये लो भाई ये प्रोटोकॉल है, मैंने तुम्हें इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोटोकॉल यू कैन कम्युनिकेट और यू कैन मेक द कम्युनिकेशन पॉसिबल। फाइन। सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस की बात करते हैं, और जैसे कि एक तो फंक्शन यही है कि यूजर एप्लीकेशन और नेटवर्क के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन लेयर, दैट इज फाइन। अब जैसे देखिए आप फाइल ट्रांसफर करते हो, ठीक है, आप किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो बट बैकएंड में एप्लीकेशन लेयर काम कर रही होगी, यानी एप्लीकेशन के लेयर के द्वारा एक पर्टिकुलर जो सुटेबल प्रोटोकॉल होगा उसके माध्यम से जो आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसको सर्व किया जाएगा, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल को यूज करते हुए फर्दर कम्युनिकेट कर रही होगी। फाइन। आप फाइल को ट्रांसफर करते हो, एक्सेस करते हो, ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और वो जो एप्लीकेशन है वो किसी प्रोटोकॉल को यूज कर रही होगी, और वो प्रोटोकॉल कौन डिफाइन करता है? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, आप मेल सर्विसेज की बात कर लीजिए, जैसे आप किसी को मेल भेजते हो, SMTP इज द प्रोटोकॉल आउटगोइंग के लिए, इनकमिंग के लिए आपका पॉप हो जाता है या IMAP। सो ये जो प्रोटोकॉल्स है ना ये एप्लीकेशन लेयर के ही प्रोटोकॉल हैं, यानी जो मेल सर्विसेज हैं, फाइन, ये सारी एप्लीकेशन लेयर के फंक्शंस के अंडर आती हैं। फाइन। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है, लेट्स से जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप IRCTC की साइट एक्सेस करते हो, ठीक है, तो आपने लॉगिन किया, ठीक है, तो जब आप लॉगिन करते हो आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डिफाइन करते हो, दैट इज द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, मतलब सामने वाले की आइडेंटिटी को वैलिडेट करना कि जो सामने से आ रहा है वो वैलिड है भी या नहीं, दैट इज ऑथेंटिकेशन। सो ये जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है ये भी एप्लीकेशन लेयर के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। फाइन। यानी ये जो एप्लीकेशन है IRCTC, इसको इस तरीके से डेवलप किया गया है कि सामने अगर इस पे कोई आता है और वो सर्विस को यूज करना चाहता है तो पहले वो अपने क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करे। सो जब आप क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करते हो यूजर नेम एंड पासवर्ड को यूज करके, सो ये जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है ये एप्लीकेशन लेयर ही परफॉर्म करती है। फाइन। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन का मतलब ये हुआ कि ठीक है आप ऑथेंटिकेट तो हो गए, यू आर वैलिड, बट आपको अथॉरिटी कितनी है कि आप रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाओ। फाइन। आप किस लेवल तक रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे, दैट इज ऑथराइजेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पर्टिकुलर अगर आप किसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो मे भी हो सकता है कि किसी यूजर को ज्यादा प्रिविलेज मिली हो और किसी दूसरे यूजर को कम प्रिविलेज मिली हो, तो ये जो प्रिविलेज है ना, प्रिविलेज लेवल आप कह लीजिए कि किसी को ज्यादा प्रिविलेज देना किसी को कम प्रिविलेज लेवल देना, दैट इज ऑथराइजेशन। मतलब एक बंदे को रिसोर्सेज का एक्सेस ज्यादा है दूसरे को कम है। फाइन। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, लेट्स से टेलनेट। वैसे तो प्रोटोकॉल्स के बारे में मैं जब TCP/IP मॉडल बताऊंगा उसमें मैं काफी सारे प्रोटोकॉल्स डिस्कस करूंगा। टेलनेट हुआ, FTP हुआ, SSH हुआ, या HTTP, DHCP, DNS, ये सारे प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेयर जो आती है गाइस दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर।
अब प्रेजेंटेशन लेयर की अगर बात की जाए, जैसा कि नाम से ही आइडिया लग रहा है कि इस पर्टिकुलर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट अलाउज टू डिफाइन द फॉर्म इन विच द डेटा विल बी एक्सचेंज्ड बिटवीन द टू कम्युनिकेटिंग एंटिटीज और डिवाइसेस। मतलब ये डिफाइन करता है कि जो डेटा है जो एक सेंडर सेंड कर रहा है और जो रिसीवर रिसीव करेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा। फाइन, ओके। जैसे कहने का मतलब कि एक एग्जांपल के तौर पे कि आप कोई फाइल भेज रहे हो, सो क्या वो टेक्स्ट फाइल है, क्या वो ऑडियो फाइल है, क्या वो वीडियो है। फाइन, डेटा का फॉर्मेट क्या है, यानी सिंटेक्स क्या है। तो सिंटेक्स जो कंट्रोल लेयर जो डिफाइन होता है वो प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा डिफाइन होता है। फाइन, जैसे आप फेसबुक एक्सेस करते हो तो फेसबुक पे आप देखोगे आपको ऑडियो भी, मतलब वीडियोस चल रही होती है उसके साथ ऑडियो भी सुनाई देता है। ठीक है, आप किसी ने अगर आपको लेट से कोई पीडीएफ फाइल भेजी है, आप उस पीडीएफ को भी रीड कर पा रहे होगे। फाइन, वो सारा कुछ उसी एप्लीकेशन पे। तो कैसे पता कि एक पर्टिकुलर डेटा का फॉर्मेट क्या है, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। फाइन, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। फाइन, तो अब एक चीज और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है प्रेजेंटेशन लेयर की गाइस। देखो, दिस लेयर ट्रांसफॉर्म्स डेटा इनटू द फॉर्म व्हिच इज एक्सेप्टेड बाय द एप्लीकेशन। अब देखिए होता क्या है कि जैसे दो बंदे हैं, एक बंदा इंडिया से बिलोंग करता है, फाइन, दूसरा जो है कि चाइना से बिलोंग करता है। ठीक है, दोनों दो अलग अलग कंपनी के सीईओ हैं मान लीजिए। ठीक है, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है। अब कंपनी ए का जो सीईओ है वो कंपनी बी के सीईओ को कुछ लेटर भेजना चाहता है, कुछ मैसेज देना चाहता है, लेकिन अब इन दोनों को जो है कि अलग अलग लैंग्वेज आती है। इसको मान लीजिए हिंदी का पता है, इसको चाइनीज आती है। ठीक है, तो अब अगर ये जो इंडिया में जो बंदा है, जो कंपनी ए का जो सीईओ है, अगर वो हिंदी में ही लेटर भेजे तो क्या ये चाइना में जो ये कंपनी बी का जो सीईओ है उसको समझ में आएगा? नहीं। या उधर से अगर कुछ आए तो क्या इसको समझ में आएगा? नहीं। तो यहाँ पे कोई एक ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जो कि जब यहाँ से लेट से अगर ये हिंदी में कोई लेटर भेजता भी है तो यहाँ पे इस कंपनी के सीईओ के पास लेट से उसकी सेक्रेटरी है, उसने क्या किया, अच्छा उसने देखा कि ये तो किसी और लैंग्वेज में आ रहा है ये मैसेज। ठीक है, तो उसने उसको क्या किया, चाइनीज में कन्वर्ट कर दिया और उसने अपने सीईओ को दे दिया। और वहां से उसने जो रिप्लाई किया, ठीक है, उसने चाइनीज में रिप्लाई किया। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से आया इसके पास। अब यहाँ पे जो इंडिया में जो कंपनी ए का जो सीईओ है जिसको हिंदी आती है, उसके एंड पे जो सेक्रेटरी है उसने उस डेटा को या आप कह लीजिए लेटर को कन्वर्ट कर दिया किसमें, हिंदी में, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बॉस को तो चाइनीज आती नहीं है। ठीक है, तो उसने उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। सो ये जो ट्रांसलेशन हो रहा है ना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर इन नेटवर्किंग। फाइन, कि दो अलग अलग लेट से आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, फिर भी अगर एक एंड से अगर इंफॉर्मेशन जाती है दूसरे एंड पे तो वो रीड हो रही होती है, और दूसरे एंड से जो आती है वो पहले वाले एंड पे उसको रीड किया जा सकता है। फाइन, ठीक है। तो ये कह रहा है कैरेक्टर कोड ट्रांसलेशन। लेट्स से ये डिफरेंट कोड्स हैं कैरेक्टर्स के, स्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और ये बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो ये डिफरेंट कोड्स हैं। लेट्स से स्काई से बीसीडी में कन्वर्ट करना और बीसीडी से स्काई में कन्वर्ट करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। यानी ट्रांसलेशन, डेटा का कंप्रेशन। देखिए मैंने जैसा कि पहले बताया था कि डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, ये कौन कंट्रोल करता है, प्रेजेंटेशन लेयर। सो अगर डेटा कंप्रेस होता है उस केस में भी जो डेटा का फॉर्मेट है वो चेंज होता है। फाइन, सो डेटा कंप्रेशन भी इसी पर्टिकुलर लेयर का काम है, फंक्शन है। डेटा कंप्रेशन का फायदा क्या होता है, लेट से कंप्रेशन का मतलब ये होता है कि साइज को रिड्यूस करना। लेट से अगर आप मान लीजिए 100 MB का कोई साइज का डेटा भेज रहे हैं, फाइन, या मान लीजिए 1000 MB साइज का डेटा है। फाइन, अब मान लीजिए आपके मीडिया जिसके ऊपर ये डेटा ट्रेवल करेगा उसकी स्पीड है 10 Mbps मान लीजिए, तो कितना 100 सेकेंड्स का टाइम लगेगा इसको वहां तक पहुंचने में। लेकिन अगर इसी को रिड्यूस कर दिया जाए सेम डेटा को, ठीक है, अब 800 MB में कन्वर्ट कर दिया गया रिड्यूस करके इसकी साइज को, तो अब कितना टाइम लगेगा 10 Mbps से अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो दैट इज 80 सेकेंड्स। सो इससे आपका कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, फास्टर। फाइन, ओके। डेटा इन, अच्छा
एक एंड पे डेटा का फॉर्मेट कंप्रेस होगा, मतलब जो फॉर्मेटिंग होगी उसमें डेटा कंप्रेशन होगा सेंडर के एंड पे, और रिसीवर के एंड पे उसको क्या किया जाता है, डीकंप्रेस किया जाता है। फाइन। डेटा इंक्रिप्शन, ये बेसिकली सिक्योरिटी जो हम आईपी सेक वगैरह कॉन्फ़िगर करते हैं उसमें। तो लेट्स अगर किसी ने बोला कि राम इज ए गुड बॉय, अगर ये ऐसे ही जा रहा है तो कोई भी इसको इजी तरीके से रीड कर सकता है। अब इसके फॉर्मेट को चेंज करके इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, दैट इज इंक्रिप्शन। तो अगर आप इंक्रिप्शन परफॉर्म कराते हो तो ये जो इंक्रिप्शन का जो टास्क है या जो फंक्शन है वो इसी लेयर पे परफॉर्म होता है। तो सेंडर के एंड से अगर डेटा इंक्रिप्ट होता है तो रिसीवर के एंड पे उसको क्या किया जाएगा, डिक्रिप्ट किया जाएगा। फाइन। यानी प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज इंक्रिप्शन। रिसीवर जब रिसीव करेगा तो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, इसके पीछे काफी सारे कॉन्सेप्ट वर्क करते हैं कि भाई जिसने जिस की को यूज करके उसको इनक्रिप्ट किया, सामने वाला क्या उसी की को यूज करके उसको डिक्रिप्ट करेगा, या क्या है कॉन्सेप्ट, दैट इज द डिफरेंट थिंग। कभी आप अगर आईपीसेक वगैरह पढ़ोगे तो इसमें ये सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, बट अभी आप ऐसा समझिए कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वो इसी लेयर पर परफॉर्म होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेयर। सो ये देखिए आपका लेयर 7, यानी एप्लीकेशन लेयर से डेटा कौन सी लेयर पे आता है, यहाँ पे। सो ये ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे परफॉर्म होता है। और ये लेयर अपना हेडर ऐड कर देती है। हेडर मतलब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिसमें इस पर्टिकुलर लेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जा रही होगी। ठीक है, चलिए सेशन लेयर की बात करें अगर गाइस, जैसा कि नाम से आइडिया लग रहा है सेशन लेयर, यानी ये जो पर्टिकुलर लेयर है ये सेशन को स्टैब्लिश करने का काम करती है, यानी एक वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। आप इसको ऐसे समझिए कि लेट से जैसे आप अपने दोस्त के लिए कुछ भेजना चाहते हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, डन, और ये आपका दोस्त है, आपको उसके लिए कुछ भेजना है। तो आपने क्या किया, आपने उसको एक कॉल किया और आपने बताया कि हाँ आप उसके लिए कुछ लाइक गिफ्ट वगैरह भेजना चाह रहे हो, ठीक है, सो बी रेडी। तो आपने ये जो कॉल उसको मिलाया, फिर वहां से उसने बोला ठीक है वो तैयार है रिसीव करने के लिए, सो दैट इज द सेशन, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेशन लेयर। ठीक है, कि आपने एक वर्चुअल सेशन बना लिया अपने और अपने दोस्त के बीच में। ठीक है, तो अब ये सेशन कितने टाइम तक बना रहेगा, तब तक जब तक कि आप लेट से आपने भेजा उसने रिसीव कर लिया, हो सकता है वो भी कहेगा ठीक है वो भी अपने एंड से कुछ भेजना चाह रहा है, आप उसको रिसीव करो। सो एक जो वर्चुअल कनेक्शन बनेगा बिटवीन टू डिवाइसेस, या जो वर्चुअल जो सेशन बनता है उसको बनाने, उसको मेंटेन करने और उस पर्टिकुलर सेशन को टर्मिनेट करने का जो काम होता है वो सेशन लेयर का होता है। फाइन। देखिए, एस्टैब्लिश, मॉनिटर एंड टर्मिनेट द कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन टू एप्लीकेशंस। अच्छा, इस पर्टिकुलर लेयर का काम ये भी रहता है कि ठीक है सेशन अगर दो डिवाइसेस के बीच में बन रहा है तो उस पर्टिकुलर सेशन पे क्या जो कम्युनिकेशन है वो हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा, इस चीज को भी कौन कंट्रोल करता है, सेशन लेयर। फाइन। एक्चुअली ये पिक्चर में तो आपके फिजिकल लेयर पे आता है, लेकिन एक्चुअली कंट्रोल कौन करता है, सेशन लेयर, अकॉर्डिंग टू ओएसआई मॉडल। फाइन। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, सो प्रैक्टिकली ये जो सेशन लेयर के जो फंक्शंस है ना, वो जो टीसीपी आईपी मॉडल हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं उसमें इसके कुछ फंक्शंस तो अपर लेयर्स जो होती हैं, लेट्स से जो एप्लीकेशन लेयर है वो हैंडल करती है, और कुछ इसके जो फंक्शंस है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी प्रोटोकॉल के द्वारा कंट्रोल मतलब परफॉर्म किया जाता है। सो प्रैक्टिकली देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लेयर इन कम्युनिकेशन, है ना। यहाँ पे जो चीजें हम डिस्कस करते हैं कि एक सेशन बनाना और उस सेशन को मैनेज करना, उसको फिर आफ्टर द कम्युनिकेशन उसको मॉनिटर, उसको टर्मिनेट कर देना। फाइन। और जो कम्युनिकेशन होगा वो हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा, इसको कंट्रोल करना अकॉर्डिंग टू ओएसआई मॉडल, ये फंक्शन सेशन लेयर का है। लेकिन प्रैक्टिकली ये सारा जो लेट्स से जैसे सेशन कितने टाइम तक बना रहेगा, ये एप्लीकेशन लेयर के द्वारा डिफाइन किया जाता है।
और एक्चुअल में जो सेशन बना है उसको कंट्रोल करना और उसको टर्मिनेट करना, उसको बनाना, वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम हो जाता है इन टीसीपी/आईपी। बात करेंगे इसके बारे में, बट ठीक है, अगर ओएसआई मॉडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीजें, जो सेशन इस्टेब्लिश होना, उसको मॉनिटर करना, उसको टर्मिनेट करना, और उस सेशन पे कम्युनिकेशन किस तरीके से होगा उसको कंट्रोल करना, ये सेशन लेयर का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। दिस इज द हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। गाइस, अभी तक जितनी भी लेयर्स हमने डिस्कस करी हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है अपर लेयर। क्या बोलते हैं उनको? अपर लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर को अपर लेयर के नाम से जाना जाता है। फाइन, ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस इज द हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। फाइन, आइए बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर इज लेयर 4। देखिए, 7th लेयर थी एप्लीकेशन लेयर, 6th लेयर थी प्रेजेंटेशन लेयर, एंड 5th लेयर आपकी हो गई सेशन लेयर। अब यहां से डेटा होते हुए आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर जो है गाइस, देखिए, दिस लेयर कैन बी टर्म्ड एज एंड टू एंड लेयर। इस पर्टिकुलर लेयर को एंड टू एंड लेयर भी कहा जाता है। इट प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन टू डिलीवर द डेटा रिलायबली। मतलब ये जो लेयर है ना, ये सेंडर और रिसीवर के बीच जो भी डेटा लेट्स से ट्रांसमिट और रिसीव होगा, उसको ये रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड करती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो है कि ट्रांसपोर्ट लेयर की किस टाइप की सर्विस को यूज करना चाहते हो। देखिए, अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो टाइप की, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। एक है कनेक्शन ओरिएंटेड और एक है कनेक्शन लेस। अब कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस में क्या डिफरेंस है? कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, सबसे पहले कनेक्शन बनेगा। जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था ना, कि आपने अपने दोस्त को कॉल किया और उसको बोला कि ठीक है भाई, मतलब पहले आपने कंफर्म किया कि आपका दोस्त उस पर्टिकुलर एड्रेस पे है या नहीं, जहां पे आप जो है कि डेटा या लाइक मटेरियल डिलीवर करना चाहते हो, या जो गिफ्ट आप डिलीवर करना चाहते हो। तो आपने उसको कॉल किया, अगर उसने फोन पिक किया, ठीक है, आपने उसको बोला कि ठीक है, आप उसको जो है कि कुछ भेजना चाहते हो, वो अगर वहां पे है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, तो वो उसको पिक कर ले और रिसीव करके उसका एक्नॉलेजमेंट करे, आपको एक्नॉलेजमेंट दे। सो दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। मतलब आपके और आपके दोस्त के बीच में एक वर्चुअल कनेक्शन बन गया। देखिए, अभी डेटा गया नहीं है, लेकिन एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, यानी वो वहां से रेडी रहेगा उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए जो आपने भेजा, या जो मटेरियल आप भेज रहे हो, और वो एक्सेप्ट करने के बाद आपको रिप्लाई भी दे रहा है, मतलब एक्नॉलेजमेंट भी दे रहा है कि हाँ, उसने रिसीव कर लिया। फाइन, ये काम, ये जो फंक्शन है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड फंक्शन है। मतलब पहले कनेक्शन बनना, या आप कह लीजिए कि ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसमें सबसे पहले कनेक्शन बनाया जाता है, या दो डिवाइसेस के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, फिर उसके बाद एक्चुअल डेटा ट्रांसमिट और रिसीव होता है। ठीक है, और तो जो सेंडर जो भी डेटा सेंड करेगा, वो एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला उसको एक्नॉलेजमेंट दे, और सामने वाला जब उसको रिसीव करता है तो वो उसको एक्नॉलेजमेंट देता है सेंडर को। फाइन, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कनेक्शन एस्टैब्लिश होना, उसके बाद जो है कि कम्युनिकेशन का स्टार्ट होना, मतलब एक्चुअल डेटा को ट्रांसमिट करना और रिसीव करना। अब कनेक्शन लेस में क्या होता है? कोई कनेक्शन नहीं बनता डेटा ट्रांसमिट करने से पहले, सीधा आपका डेटा आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे और उसको आगे भेज दिया जाता है। ये कुछ ऐसा कि आपने अपने दोस्त को बिना बताए ही आपने उसके एड्रेस पे जो है कि डेटा भेज दिया, लेकिन हो सकता है आपका दोस्त हो या ना हो, ठीक है, नहीं है, हो सकता है उसको नहीं मिला, या फिर हो सकता है अगर वो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे एग्जिस्ट करता भी है, तो उस तक वो मटेरियल या वो आपका जो गिफ्ट है वो पहुंचा ही नहीं, उसको भी नहीं पता कि उसके पास कुछ आने वाला था, और अगर पहुंच भी गया तो वो आपको एक्नॉलेजमेंट भी नहीं कर रहा है। दैट इज कनेक्शन लेस। फाइन, तो यहाँ पे जो फंक्शंस हैं कुछ बात कर लेते हैं उनकी। सबसे पहला है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग कुछ नहीं गाइस, ये जो हम एप्लीकेशंस यूज करते हैं, उन एप्लीकेशंस को जो हमारा जो सिस्टम अंडरस्टैंड करता है इन द फॉर्म ऑफ पोर्ट नंबर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें HTTP, हम बात करें टेलनेट, अगर मान लीजिए एक ही सर्वर पे ये दोनों सर्विसेज चल रही हैं,
और रिक्वेस्ट आ रही है HTTP की भी और टेलनेट की भी, तो आपका ये जो सर्वर है वो कैसे समझेगा कि ये रिक्वेस्ट किस टाइप की रिक्वेस्ट है? तो आपका सर्वर किसी भी सर्विस को नेम से नहीं अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी सर्विस को उसके पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। वो अपनी सहूलियत के लिए हम कहते हैं ठीक है ये HTTP है, टेलनेट है, बट सिस्टम जो है वो उसको पोर्ट नंबर से समझता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी जंक्शन या रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन आती है वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है, फाइन। सो इसी तरीके से आप कह लीजिए कि जो हमारी एप्लीकेशंस होती हैं उन एप्लीकेशंस को लैंड करने के लिए पोर्ट नंबर्स डिफाइन किए गए होते हैं, फाइन। तो लेट्स से अगर ऊपर से इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, आपने HTTP की रिक्वेस्ट भेजी है, तो उसके साथ डेस्टिनेशन पोर्ट 80 लग के जाएगा। तो यानी जो पोर्ट नंबर सर्विस, देखिए ये सारी चीजें डिटेल में मैं जब TCP मतलब जब हेडर्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तो उसमें मैं ये सारा कुछ एक एक फील्ड्स के बारे में बताऊंगा। बट अभी यहाँ पे चूंकि हर एक चीज को बहुत डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे हेडर भी साथ के साथ करा दूं, बट यस सारे हेडर्स भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग में कुछ नहीं है, पोर्ट नंबर ऐड कर देना, ठीक है। कौन सी एप्लीकेशन का ट्रैफिक है उसके लिए जो पोर्ट नंबर होगा एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का वो ऐड हो जाता है या उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिफाइन होती है। सेगमेंटेशन एंड सीक्वेंसिंग, जैसे कि मैंने बोला कि लेट्स से अगर आपका ये है राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, ये पूरा एक सेगमेंट है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे इस सेगमेंट को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ा जाता है या ब्रेक किया जाता है, इसको बोला जाता है सेगमेंट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंटेशन परफॉर्म होता है और हर एक सेगमेंट के साथ एक सीक्वेंस नंबर लग के जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5, जिससे कि जब रिसीवर रिसीव करेगा तो वो मुझे एक्नॉलेजमेंट देगा और मुझे पता चलेगा कि सामने वाले ने कौन सा सेगमेंट रिसीव किया और कौन सा उसको रिसीव नहीं हुआ, फाइन। और साथ के साथ जरूरी नहीं कि ये जो सेगमेंट है वो इसी ऑर्डर में जाए, हो सकता है पहला सेगमेंट बाद में जा रहा हो, बाद वाला सेगमेंट पहले जा रहा हो, तो उसको प्रॉपर सीक्वेंस में या ऑर्डर में असेंबल कैसे करेगा रिसीवर? विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर। तो यहाँ पे डेटा को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है, जिसको सेगमेंट बोला जाता है, और हर एक सेगमेंट के साथ एक सीक्वेंस नंबर भी लग के जाता है, फाइन, ठीक है। अच्छा, जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कनेक्शन स्टैब्लिश होने की, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में गाइज, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है 3-वे हैंडशेक का। वैसे ये TCP हेडर में मैं बताऊंगा काफी डिटेल में। 3-वे हैंडशेकिंग, 3-वे हैंडशेक में क्या होता है, सेंडर जो है कि एक सिन भेजता है, ठीक है, सिन मैसेज भेजता है रिसीवर को, रिसीवर उस सिन का क्या देता है, एक्नॉलेजमेंट देता है, प्लस वो अपना सिन भेजता है, और यहां से जो सेंडर होता है वो भी उसका जो है कि सिंपल एक्ट का एक्ट देता है, दैट इज 3-वे हैंडशेक। ये कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एक बंदा है वो दूसरे वाले बंदे के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो उससे पहले पूछ रहा है कि भाई मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, क्या तुम रेडी हो? तो उसने यानी सिन भेज दिया। अब सामने वाला अगर वो मान लीजिए रेडी है बात करने के लिए, तो ये ठीक है, ठीक है, मतलब उसने एक्नॉलेजमेंट दिया, प्लस वो भी कहेगा ठीक है मैं भी बात करना चाहता हूं, मतलब उसने अपना सिन भेज दिया और आपने उसका एक्नॉलेजमेंट दिया, ठीक है स्टार्ट करते हैं। सो ये जो पॉइंट है ना, दैट इज यहाँ पे आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। इसके बाद आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, डेटा सेंड कर रहे हो, आप एक दूसरे से डेटा रिसीव कर रहे हो, एक्नॉलेजमेंट भी दे रहे हो, दैट इज 3-वे हैंडशेक। टेक्निकली ये सारा कुछ कैसे होता है, सिन में क्या जाता है, सिन क्या अलग से कोई मैसेज है या क्या क्या चीजें होती हैं, वो TCP हेडर में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। एक्नॉलेजमेंट, जो आपने सेगमेंट भेजा उसका एक्नॉलेजमेंट आया। अब विंडोइंग का क्या फंडा है थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हुए चलूं। वैसे तो ये सारे जो फंक्शंस हैं इसमें से मोस्टली ये TCP के ही है, ठीक है। तो विंडोइंग में कुछ नहीं है, विंडोइंग जो है बेसिकली यहाँ पे जब भी बिटवीन सेंडर और रिसीवर कनेक्शन स्टैब्लिश होता है इन कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे डेटा का एक साइज डिफाइन होता है, और डेटा का वो साइज होता है, मतलब डेटा का जो ये जो साइज होता है ये वो अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो कि एक सेंडर सेंड करता है रिसीवर को, और वो एक्सपेक्ट करता है कि रिसीवर इतने अमाउंट का डेटा रिसीव करने के बाद मुझे एक्नॉलेजमेंट देगा, दैट इज विंडोइंग। क्योंकि देखिए
अगर मान लीजिए मैं बात करूं कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन की, तो अगर इसको ऐसे समझिए कि अगर मुझे सामने वाले से मैं बात कर रहा हूं, मैं एक एक लाइन बोलूं, मैं एक लाइन बोलता हूं, फिर मैं पूछूं हाँ भाई तुम्हें समझ में आया, उसने बोला ठीक है समझ में आ गया, फिर मैं उसको दूसरी लाइन यानी एक लाइन बोला, फिर उसने मुझे क्या दिया, एक्नॉलेजमेंट, फिर मैंने दूसरी लाइन बोली, फिर उसने मुझे क्या दिया, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, रिलायबल है मेरा कम्युनिकेशन, लेकिन ये बहुत ही स्लो कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए कि ठीक है कनेक्शन ओरिएंटेड है हमारा कम्युनिकेशन, एक्नॉलेजमेंट मिले, रिलायबल कम्युनिकेशन हो, तो यहाँ पे डेटा का एक साइज डिफाइंड होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। मतलब सेंडर विंडो साइज नेगोशिएट करते हैं दोनों, तो सेंडर अपना विंडो साइज बताएगा, रिसीवर उस पर कहेगा ठीक है, वो एग्री करता है। तो जैसे मान लीजिए सेंडर ने कहा कि भाई मैं तुम्हें ना एक साथ लेट से, अगर यहाँ पे बात करूं तो लेट से वो कहता है कि मैं तुम्हें 500 बाइट का डेटा दूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम इतना डेटा रिसीव करने के बाद मुझे दोगे एक्नॉलेजमेंट। अगर रिसीवर इस पे एग्री करता है या वो कहता है कि नहीं यार मेरे एंड पे तो बफर साइज इतना नहीं है, तो मैं तो 400 ही एक्सेप्ट कर पाऊंगा, तो ठीक है ये कहेगा ठीक है 400 पे डन करते। तो ये जो 400 जो डिसाइड हुआ ना 400 बाइट का डेटा, दैट इज विंडो साइज। यानी अब सेंडर 400 बाइट का डेटा देगा और उसके बाद एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ रिसीवर उसके रिस्पॉन्स में एक्नॉलेजमेंट दे। फाइन, दैट इज विंडो साइज। अगर मैं इसी को सेगमेंट से डिस्क्राइब करूं तो ये कुछ ऐसे है कि मान लीजिए 4 सेगमेंट, इसने बोला कि मैं 4 सेगमेंट भेजूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम मुझे एक्नॉलेजमेंट दो। सेंडर ने बोला, रिसीवर ने कहा नहीं मेरे इन पे तो बफर खाली नहीं है, तो मैं 3 का ही एक्नॉलेजमेंट दे पाऊंगा। तो 3 मान लीजिए इसने एग्री कर लिया कि ठीक है ये 3 सेगमेंट ही भेजेगा, उसके बाद एक्सपेक्ट करता है कि सामने से उसको एक्नॉलेजमेंट मिले। तो सेंडर क्या करेगा, अब एक एक सेगमेंट नहीं भेजेगा, एक साथ इसने 3 सेगमेंट भेजे। फाइन, 1 2 3। अब यहां से इसको मिलेगी एक्नॉलेजमेंट, यानी अब एक्नॉलेजमेंट यानी वो चौथे की डिमांड कर रहा होगा रिसीवर की, ठीक है 3 आ गए अब चौथा भेजो। फाइन, देखिए जो भी सेगमेंट जाता है ना, हर एक सेगमेंट का अपना एक सीक्वेंस नंबर होता है और उसमें जो डेटा जाता है उसी के हिसाब से नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर को भी डिफाइन किया जाता है इन टीसीपी। डिटेल में जानेंगे ये सब टीसीपी हेडर में, बट अभी आप ऐसे समझिए 1 2 3। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आई यानी सामने वाला 4 की डिमांड कर रहा है, तो अब यहां से देगा ये 4 5 और 6। अब एक्नॉलेजमेंट किस पे आएगी, हमेशा नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर पे, यानी सामने वाला आप 7वें की डिमांड करेगा। फाइन, दिस इज विंडोइंग। अब ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। लेट्स से अगर मान लीजिए रिसीवर ये जो सर्वर है इस पे और भी लोगों ने कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया इससे करना, तो हो सकता है विंडो साइज अब वो मुझे 3 के बजाय 2 ही कहे कि ठीक है 2 पे ही डन करते हैं, तो अब विंडो साइज कम होके 2 का ही विंडो साइज रह जाए। फाइन, फ्लो कंट्रोल यही विंडोइंग फ्लो कंट्रोल एक ही चीज है। एरर कंट्रोल यहाँ पे कैसे होता है, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए 3 का विंडो साइज है, 1 2 3 एक्नॉलेजमेंट आ गई चौथे की, 4 5 6, लेकिन हो सकता है 4 5 6 ये पांचवा वाला ये सेगमेंट लॉस हो गया। ठीक है, तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा, तो जो यहां से एक्नॉलेजमेंट आएगी ना वो किस पे आएगी, 5 पे आएगी। तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने तो 4 5 6 भेजा था, सेंडर समझ जाएगा उसने 4 5 6 भेजा था, लेकिन सामने वाले ने एक्नॉलेजमेंट किसकी दी है, 5वें की, यानी वो 5वें की डिमांड कर रहा है, तो यहां से 5वें को रीट्रांसमिट कर देता है। 6 तो पहुंच ही गया, तो अब एक्नॉलेजमेंट किस पे आ जाएगी, 7 पे। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप अपने दोस्त को कुछ डॉक्यूमेंट्स या जो डॉक्यूमेंट समझ लीजिए डॉक्यूमेंट्स ही भेज रहे थे। ठीक है, अब आपने एक ही बंदे को अगर सारा का सारा डॉक्यूमेंट दे दिया, 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है, अगर वो गायब हो जाए तो पूरा का पूरा डेटा आपका गया, पूरा का पूरा डेटा आपको रिट्रांसमिट करना पड़ेगा। बजाय उसके आपने क्या किया, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 to 100 100 1 to 200 200 1 to 300 300 1 to 400, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और हर एक के साथ आपने सीक्वेंस नंबर डिफाइन कर दिया है। तो मान लीजिए ये पहला जब सेगमेंट जाएगा उसने रिसीव किया एक्नॉलेजमेंट दिया, दूसरा गया रिसीव कर लिया एक्नॉलेजमेंट दे दिया, तीसरा गया हो सकता है तीसरा पहुंचा ही नहीं, तो वो जो सामने वाला एक्नॉलेजमेंट भी देगा ना डिमांड भी करेगा, तो वो सिर्फ इसी की करेगा, इतने की। ठीक है, सो जिससे कि मुझे सिर्फ 201 यानी सेंडर को 201 से लेकर 300 के ही जो पेजेस है उन्हीं को दोबारा से भेजने की जरूरत पड़ेगी। फाइन, सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन विल बी
मोर इफेक्टिव। फाइन, सो आइए बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट। सो यहाँ पे गाइस ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा जो सेगमेंट्स बनते हैं, हर एक सेगमेंट के साथ यानी ये अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता है हेडर के फॉर्म में। फाइन, अच्छा एक चीज और बताते हुए चलूं, ये जो डेटा के साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक हेडर, हेडर मतलब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगी उस पर्टिकुलर लेयर की, ठीक है। तो ये जो हेडर अटैच किया जाता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऐड की जाती है, इसको बोला जाता है इनकैप्सुलेशन। क्या बोला जाता है इसको? इनकैप्सुलेशन। और जब रिसीवर रिसीव करता है तो वो इन्हीं हेडर्स को रिमूव करते हुए चला जाता है। हर एक लेयर पे रिसीवर के द्वारा हेडर को रिमूव किया जाता है, दैट इज डीकैप्सुलेशन। फाइन, आई होप इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन आपको समझ आई होगी, है ना। जैसे आपके पास लेटर है, लेटर को आपने एक लिफाफे में डाल दिया, लिफाफे को आपने एक बॉक्स के अंदर रख दिया, तो दैट मीन्स वो इनकैप्सुलेशन हो रहा है। और जब आप उसको लेटर को आपको रीड करना है तो आप पहले बॉक्स ओपन करोगे, फिर आप लिफाफे को फाड़ोगे, उसमें से आप लेटर निकालोगे, दैट इज डीकैप्सुलेशन। फाइन, तो सेंडर जब सेंड करता है तो वो इनकैप्सुलेट करके भेजता है, रिसीवर के एंड पे यही चीजें अपोजिट हो जाती हैं। नेक्स्ट लेयर इज नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर जो है बेसिकली ये लेयर 3 है ओएसआई मॉडल की। अब नेटवर्क लेयर के क्या फंक्शंस है बात करते हैं। सो देखिए, नेटवर्क लेयर जो है सब एक फंक्शन इसका देखिए जो है वो है लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग मतलब आईपी एड्रेस, डिटेल में जानेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में। सो आईपी एड्रेस की जो इंफॉर्मेशन की भाई सोर्स, किसने इस डेटा को भेजा है उसकी आईपी क्या है, डेस्टिनेशन किसके लिए भेजा गया है उसकी आईपी क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो नेटवर्क लेयर पे ऐड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ हेडर। और यहाँ पे जो आईपी हेडर लगेगा, फाइन, IPv4 हो सकता है या IPv6, ठीक है। तो आईपी के अंदर बेसिकली सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी की इंफॉर्मेशन जाएगी। वैसे और भी कई सारे फील्ड्स होते हैं, हेडर्स जब हम देखेंगे तो उसमें सारे फील्ड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट मेनली अगर देखा जाए तो सोर्स आईपी किसने, देखिए यहाँ पे जो आपका डेटा होता है ना, जैसे अगर मैं इससे पहले बात करूं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा को बोला जाता है सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा सेगमेंट कहलाता है, या यूडीपी है तो उसको हम यूडीपी डेटाग्राम बोल देते हैं। नेटवर्क लेयर पे उसी डेटा को, मतलब जब नेटवर्क लेयर का हेडर ऐड कर दिया जाता है तो उसको पैकेट बोला जाता है, यानी यहाँ पे पैकेटिंग होती है। हर एक पैकेट में सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी की इंफॉर्मेशन लग के जाएगी, किसने उस पैकेट को भेजा, किसके लिए भेजा। फाइन, दैट इज लॉजिकल एड्रेसिंग। फाइन, अब इसके बाद राउटिंग। अब राउटिंग क्या होती है, देखिए बेसिकली दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना और उनके बीच कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना, दैट इज राउटिंग। राउटिंग में बेसिकली जो राउटर होता है वो बेस्ट पाथ सिलेक्शन परफॉर्म करता है। फाइन, जैसे अगर मैं कहूं कि एक राउटर है, ठीक है, अगर उसके पास किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पे जाने के मल्टीपल, लेट्स से मल्टीपल जगहों से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसने डिसाइड किया होगा कि बेस्ट कौन सा है। सो ये जो बेस्ट पाथ डिफाइन करता है राउटर इन ऑर्डर टू फॉरवर्ड द पैकेट टू द डेस्टिनेशन, दैट इज राउटिंग। तो ये राउटिंग भी इसी लेयर पे परफॉर्म होती है। फाइन, पैकेटाइजिंग जो मैंने बताया कि पैकेट्स बनाना। फाइन, एरर डिटेक्शन, यहाँ पे भी एरर डिटेक्शन परफॉर्म होता है, यानी जो आईपी पैकेट है अगर रिसीवर ने रिसीव किया तो कहीं उस पैकेट में कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। तो हेडर में यहाँ पे भी चेकसम लग के जाता है जिसके थ्रू आईपी पैकेट की इंटीग्रिटी को डिफाइन किया जाता है। सो देखिए डेटा आया, प्रेजेंटेशन लेयर पे आया, एप्लीकेशन लेयर से होते हुए सेशन लेयर पे आया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसने उस पे अपना डेटा हेडर लगाया, ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर पे आया, नेटवर्क लेयर अपना हेडर लगा देगी। फाइन, मतलब यहाँ पे भी इनकैप्सुलेशन होगा। सो ये जितने भी फंक्शंस नेटवर्क लेयर के द्वारा परफॉर्म किए जाएंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी किसके अंदर, इसके द्वारा अटैच किए गए हेडर में, ठीक है। नेक्स्ट लेयर जो है, चलिए पैकेट अब आपका मूव करेगा डेटा लिंक लेयर पे। सो बेसिकली डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा गाइस, जो डेटा होता है उसकी फ्रेमिंग की जाती है, यानी एक और एक्स्ट्रा लेयर
ऐड कर दी जाती है ना। तो बेसिकली जो डेटा लिंक लेयर है, यहाँ पे डेटा को फ्रेम के नाम से जाना जाता है। फाइन। अब यहाँ पे इसके दो सब लेयर्स हैं, एक है एलएलसी और दूसरा है मैक सब लेयर। अब देखिए एलएलसी और मैक सब लेयर का बेसिकली फंडा क्या है। LLC sublayer serves as the intermediary between the physical link and all higher layer protocols। यानी जो ऊपर, यानी ये जो नेटवर्क लेयर है और यहाँ पे आपकी डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, यानी ऊपर से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को हैंडल कौन सी लेयर करती है, कौन सी सब लेयर के द्वारा हैंडल किया जाता है, LLC। फाइन। देखिए होता क्या है कि लेट से नेटवर्क लेयर से कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है IPv4 पैकेट हो या हो सकता है IPv6 पैकेट हो, ठीक है। तो अब ऊपर से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है डेटा लिंक लेयर पे, जब रिसीवर रिसीव करेगा तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा कि ये जो लेट से इस फ्रेम के अंदर जो पैकेट है वो किसका है। फाइन। वो किस टाइप का पैकेट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लेट से वो पैकेट किसी और प्रोटोकॉल को बिलोंग करता है और हैंडओवर किसी और प्रोटोकॉल को कर दिया जाए। सो इस तरीके के एरर कंट्रोल को यानी इस तरीके के एरर से बचने के लिए यहाँ पे LLC सब लेयर का यूज किया जाता है, जो कि एरर को कंट्रोल करती है। इट इंश्योर्स दैट प्रोटोकॉल लाइक IP कैन फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड। यानी ये बता रहा है कि फिजिकल लेयर पे आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, लेट्स से ईथरनेट, टोकर रिंग, FDDI, फ्रेम रिले, मतलब कोई भी आपका फिजिकल मीडिया है, सो उस मीडिया पे जो पैकेट का जो पैकेट जब आएगा उसका इंटरेक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है, ये सारा कुछ कंट्रोल कौन करता है, आपका LLC। डायरेक्ट आपका IP पैकेट जो है वो मीडिया के ऊपर प्लेस नहीं होता, पहले उसकी फ्रेमिंग होती है। फाइन। सो जो ऊपर से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको हैंडल करती है कौन सी सब लेयर, LLC। और मीडिया के साथ, यानी जो आपका जो फिजिकल मीडिया है उसके साथ जो लेयर इंटरैक्ट करती है, इसकी जो सब लेयर, दैट इज मैक सब लेयर। ठीक है। सो LLC का तो चलिए इतना काम हो गया कि एरर को कंट्रोल करना। फाइन। और ऊपर से जो भी पैकेट आ रहा है उस पर्टिकुलर पैकेट को किस तरीके से मीडिया के ऊपर प्लेस करना है, उसका क्या फंक्शन होने वाला है परफॉर्म, वो सारा कुछ LLC हैंडल करती है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल अगर लेयर की अगर हम बात करें, तो देखिए ऐसा हो सकता है कि एक ही मीडिया के ऊपर, जैसे बस टोपोलॉजी है ना, तो कई सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, या एक नेटवर्क सेगमेंट में मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। तो अगर उस मीडिया के ऊपर कोई फ्रेम ट्रेवल कर रहा है तो वो फ्रेम किसको बिलोंग करता है, उसको एक्चुअली रिसीव करके प्रोसेस कौन करेगा, या इस मीडिया को एक्सेस करने का मैकेनिज्म क्या होगा, ये सारा कुछ मैक सब लेयर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली जैसे अगर हम बात करते हैं इथरनेट की, जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि स्विच जो है कि मैक एड्रेस के बिहाफ पे डेटा को स्विच करता है। फाइन। सो अब मान लीजिए एक मीडिया के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो अगर इस मीडिया पे एक डिवाइस के द्वारा कोई फ्रेम प्लेस कर दिया जाता है तो वो किसने किया और उसका रिसीवर कौन है, रिसीव कौन करके उसको आगे तक प्रोसेस करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, या ये कंट्रोल कौन सी लेयर पे होता है, मैक सब लेयर पे होता है। तो जो हम मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन लगा के भेजते हैं ना, सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक, वो इसी लेयर का फंक्शन है। ठीक है, कि जैसे ए ने भेजा बी को, ठीक है, इस मीडिया पे चला गया, मान लीजिए ये मल्टी एक्सेस सेगमेंट है, तो गया तो सबके पास, लेकिन उसको एक्चुअली एक्सेप्ट कौन करेगा, जो बी होगा। तो जो मैक एड्रेस डिफाइंड होता है ना, वो इसी लेयर का फंक्शन है। बी एक्सेप्ट करेगा, बाकी सब उसको डिस्कार्ड कर देंगे। अदरवाइज मीडिया के ऊपर अगर मल्टीपल डिवाइसेस का एक्सेस है तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता था। फाइन। अगर मैक एड्रेस जैसा कोई फंडा ना हो तो सो कोई एक ऐसी टेक्निक होनी चाहिए थी जिसके बिहाफ पे इसको कंट्रोल किया जा सके। सो ये मैक सब लेयर का ही फंक्शन होता है। अब यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं गाइस, लाइक इथरनेट, फ्रेम रिले, टोकर रिंग, सीरियल मीडिया, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे फ्रेमिंग होती है, फिजिकल एड्रेसिंग मतलब जो सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक की इंफॉर्मेशन रख के जाती है। एक्सेस कंट्रोल, जैसे कि मैंने बताया कि एक ही मीडिया के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस का अगर एक्सेस है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जा सके, कि किसने डेटा भेजना है, किसको भेजना है, कब भेजना है, जैसे CSMA CD की बात करें। फाइन। सो ये सारा कुछ मैक सब लेयर का फंक्शन है।
आइए बात करते हैं, अब आपका फ्रेम गया आगे नेक्स्ट लेयर पे, दैट इज फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर इज द लेयर वेयर योर एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन एग्जिस्ट. फाइन. सो फिजिकल लेयर आपकी लेयर 1 है, डेटा लिंक लेयर 2 थी, फिजिकल लेयर लेयर 1 है. यहाँ पे एक्चुअल आपका फिजिकल कनेक्शन होता है. फाइन. जो कि कंट्रोल करता है सिग्नलिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ बिट्स इन ऑनटू द फिजिकल मीडियम. फाइन. सो जैसे आपकी जो केबल है, आपकी जो टोपोलॉजी डिफाइंड होती है, आपके केबल कनेक्टर्स, फाइन, ये सारे इसी लेयर पे काम करते हैं. फाइन. अब इस लेयर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि लाइन कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई एक पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लाइक इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से है, इस पर डिवाइसेस की कनेक्टिविटी किस तरीके से है, ये सारा कुछ जो फंक्शन है वो फिजिकल लेयर का है. डेटा ट्रांसमिशन रेट, कि अगर एक मीडिया के ऊपर कोई डेटा प्लेस किया जा रहा है तो उसके ऊपर जो डेटा ट्रांसमिट होगा उसका ट्रांसमिशन रेट क्या होगा, लेट्स से 100 Mbps, 10 Mbps, ये सारा कुछ फिजिकल लेयर कंट्रोल करती है. फाइन. दूसरा है टोपोलॉजी. फाइन. टोपोलॉजी भी आपके फिजिकल लेयर का ही फंक्शन है. फाइन. केबलिंग एंड सिग्नलिंग. केबलिंग का मतलब ये हुआ कि लेट्स से ये कंट्रोल करना कि ये मीडिया कौन सी है, कॉपर है या फाइबर है या वायरलेस मीडिया है. लेट्स से अगर कॉपर है तो फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो मीडिया है उसके अकॉर्डिंग सिग्नल को मीडिया के ऊपर प्लेस किया जाए. तो जैसे कॉपर होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक सिग्नल. फाइन. फाइबर होगा तो लाइट सिग्नल. और अगर आपका वायरलेस है तो वायरलेस के केस में आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसीज के फॉर्म में डेटा मूव करेगा. सो ये फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अकॉर्डिंग टू द मीडिया, ठीक है, सिग्नल को मीडिया के ऊपर प्लेस करना और उसी फॉर्म में प्लेस करना जिस फॉर्म में आपका जो मीडिया है डेटा को कैरी कर सकता है. फाइन. सो ये रहा आपका OSI मॉडल. सो देखिए एप्लीकेशन लेयर से डेटा चला, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर पे आया, इसने फॉर्मेटिंग की, सेशन लेयर पे सेशन एस्टैब्लिश हुआ. फाइन. सेशन लेयर के बाद आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर आई जहां पे सेगमेंटेशन परफॉर्म हुआ. दो टाइप की सर्विसेज, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस, टीसीपी और यूडीपी मेन प्रोटोकॉल्स हैं. फिर इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर से आपका नेटवर्क लेयर पे आया जहां पे कि लॉजिकल एड्रेसिंग, पैकेटिंग, फाइन, राउटिंग परफॉर्म होती है. फिर आपका डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर के बाद फिर आपका फिजिकल लेयर. तो ये सेंडर के साइड से रिसीवर जब रिसीव करता है सबसे पहले फिजिकल लेयर पे रिसीव करता है, फिजिकल लेयर पे रिसीव करेगा. फाइन. उसको डेटा लिंक लेयर को देगा. अब देखिए जो भी इंफॉर्मेशन जिस भी लेयर के द्वारा सेंडर पे परफॉर्म की जाती है, सेंडर एंड पे परफॉर्म की जाती है, या जो भी इनकैप्सुलेशन होता है सेंडर के द्वारा सेंडर एंड पे हर एक एप्लीकेशन पर, सॉरी हर एक लेयर पर, सेम वही उसी का जस्ट अपोजिट फंक्शन परफॉर्म होता है रिसीवर एंड पे. यानी जो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर ने जो हेडर ऐड किया वो रिसीवर के डेटा लिंक लेयर पे उसको रिमूव कर दिया जाएगा. अब बचा पैकेट, फ्रेम हट गया तो अंदर क्या बचा, पैकेट. पैकेट जाएगा नेटवर्क लेयर पे. फाइन. नेटवर्क लेयर पे जब जाएगा, अब जो भी पैकेट यानी यहाँ पे जो इनकैप्सुलेशन हुआ है वो सारा कुछ डी इनकैप्सुलेट होगा कहाँ पे, रिसीवर के नेटवर्क लेयर पे. अब पैकेट हटा तो बचा सेगमेंट. सेगमेंट जाएगा कौन सी लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे. फाइन. ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखा जाएगा, अच्छा सेगमेंट और अलग अलग सीक्वेंस नंबर, तो विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर वो जो कि सेगमेंट्स को हर एक के साथ क्या किया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा. फाइन. रीअसेंबल करने का काम होगा. फिर उसके बाद कौन सी एप्लीकेशन को वो डेटा बिलोंग करता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल नंबर उसको आइडेंटिफाई करके उस एप्लीकेशन को दिया जाएगा. फाइन. सो ट्रांसपोर्ट लेयर से सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर का काम होगा. जैसे उधर इनक्रिप्ट हुआ तो यहाँ पे डिक्रिप्ट होगा, मतलब इंक्रिप्शन हुआ सेंडर के एंड पे, डिक्रिप्शन होगा रिसीवर के एंड पे. फाइन. उधर जो है कि कंप्रेशन हुआ तो इधर डीकंप्रेशन होगा. फिर उसके बाद डेटा आपका एप्लीकेशन लेयर पे तो रिसीवर के द्वारा रिसीवर ऐड कर मतलब उसको रिसीव कर लेता है. फाइन. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट OSI मॉडल गाइस. चीजें और भी क्लियर होंगी जब मैं TCP/IP मॉडल और प्रॉपर एग्जांपल लेके हर एक हेडर्स को जब मैं कंप्लीटली डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में. सो जब आप वो सारा कुछ कवर कर लेंगे तो आपको ये चीजें और भी क्लियर तरीके से समझ में आ जाएंगी. तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें। Do not forget to like and subscribe my channel. Guys, keep watching. Thank you. Have a good day.